नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन पांडे है और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के फैसले की। अमेरिका ने रूस से तेल और सामान खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानेंगे भारत और चीन पर इसका क्या असर होगा। तो वहीं बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन सच क्या है और भारत का नाम क्यों बीच में लाया गया? इसके बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले नीतीश राणे का बयान फिर सियासत में हलचल मचा गया। क्या यह शहर की सामाजिक तस्वीर बदल देगा? इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कैसे बदल गई हिंसा और पत्थरबाजी की घटना में, और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? और आखिर में बात करेंगे कैसे आपकी और हमारी गिनती होने वाली है। जी हां, भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होने वाला है और इस बार हर घर खुद अपनी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज करा सकेगा। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में होगा वोटिंग। बांग्लादेश को IF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया था विमान। अमेरिका में फ्यूनरल के दौरान चर्च की पार्किंग में हुई गोलीबारी। 2 की हुई मौत, 8 हुए घायल। बांग्लादेश में बीएनपी नेता अजीजुर रहमान मुसबीर की गोली मारकर हत्या। 1 अन्य घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। टीएमसी IT सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर ईडी का छापा। कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता फाइल उठाकर निकली। कहा, गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध कड़े करने के लिए बिल पेश किया है, जिसे ट्रंप ने मंजूरी दे दी। इस बिल के लागू होने पर भारत, चीन और ब्राजील को रूस से तेल और अन्य सामान खरीदने पर 500% तक का टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल भारत पर 50% तक का टैरिफ कई सामानों पर लागू है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम रूस की युद्ध मशीन को वित्तीय समर्थन रोकने के लिए लिया गया है। बिल अभी अमेरिकी संसद में पास होना बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार ट्रंप ने बिल को मंजूरी भी दे दी है और इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर लिंडेस ग्राम ने कहा कि अगर यह एक्ट बन जाता है तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकेगा। फिलहाल भारत पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार यह 5 गुना बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह देश रूस से कच्चा तेल कम कीमत पर खरीदकर रूस की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। इसी कारण अमेरिका ने इस विधेयक को पेश किया है ताकि इन देशों को सख्त संदेश दिया जा सके और रूस के साथ व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। लिंडसे ग्राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कई अहम बैठकों और चर्चाओं के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर उन्होंने महीनों से काम किया है और इसका असर भारत, चीन और ब्राजील पर बेहद गंभीर होगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल अभी तक अमेरिकी संसद में पारित नहीं हुआ है। अगले हफ्ते इसे संसद में पेश किया जाएगा और फिर वोटिंग के जरिए इसे पारित होना या अस्वीकृति होने का फैसला लिया जाएगा। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह 3 देशों के लिए भारी आर्थिक और व्यापारिक चुनौती साबित हो सकता है। भारत, चीन और ब्राजील की नजर अब अमेरिकी संसद पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर 500% का टैरिफ लागू हुआ तो इन देशों की रूस से तेल खरीदने की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं व्यापारिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा और वैश्विक व्यापार की रणनीतियों में बदलाव करना होगा। इस बीच भारत सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी संसद में इस बिल की पारित होने की प्रक्रिया और संभावित प्रभाव पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश पुलिस ने उस्मान हादी हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया गया और मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद को नामजद किया गया। हादी के संगठन इनकलाब मंच ने इसे खारिज कर पूरे राज्य और आपराधिक नेटवर्क की साजिश का आरोप लगाया। आरोप में भारत को भी जोड़ा गया, जिसे इंडिया ने बेबुनियाद बताया। हिंसा अभी भी जारी है और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। अब इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी की हत्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा थी। चार्जशीट में दावा किया गया कि सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े वार्ड पार्षद तैजुल इस्लाम चौधरी उर्फ बप्पी की भूमिका सामने आई है। मुख्य आरोपी के तौर पर फैजल करीम मसूद का नाम दर्ज किया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादी के संगठन इनकलाब मंच ने इस चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया। इनकलाब मंच का आरोप है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का खेल नहीं बल्कि पूरे स्टेट और आपराधिक नेटवर्क की साठगांठ है। इनकलाब मंच के नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। यहाँ तक कहा गया कि खून बहाने वालों को खून का जवाब देना पड़ सकता है और यहीं से भारत को एक बार फिर बीच में लाया गया। दावा किया गया कि हादी की हत्या के पीछे भारतीय प्रभुत्व से जुड़ा राजनीतिक संदर्भ है। यहां तक आरोप लगाए गए कि आरोपी सीमा पार करके भारत पहुंच गए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने साफ कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक देकर कहा कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था उसकी अपनी जिम्मेदारी है, भारत को बदनाम करने की कहानी स्वीकार नहीं। इस पूरे बवाल के बीच बांग्लादेश में हिंसा थमी नहीं है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अब चलिए महाराष्ट्र, जहां बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री नितेश राणे ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय को 15 जनवरी तक मुंबई छोड़ने की चेतावनी दे दी, जिससे राजनीतिक हलकों में विवाद बढ़ गया। राणे ने मुसलमानों को 2 वर्गों में बांटा और राष्ट्रवादी मुसलमानों का समर्थन जताया और ये बयान भाजपा, शिवसेना और आरपीआई और विपक्ष गठबंधन के बीच सियासी गर्मी बढ़ाने वाला साबित हुआ। चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर लगातार तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच स्थानीय गठबंधन की खबरों के बाद कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश पर अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निलंबित कर दिया गया। बता दें, कमेटी अध्यक्ष प्रदीप पाटिल और नगर परिषद के सभी निर्वाचित पार्षदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पूरी अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम पार्टी की अनुशासन नीति और केंद्रीय नेतृत्व की सख्ती का साफ संदेश है। लोकल स्तर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि माना, लेकिन अब नया मोड़ सामने आया है क्योंकि कांग्रेस के निलंबित 12 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी अंबरनाथ में कांग्रेस का असर अब 0 के करीब हो गया है और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। शिंदे गुट भी इस नगर परिषद से पूरी तरह से बाहर हो गया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर शिंदे गुट को अंबरनाथ से दूर करने की चाल चली थी, जो अब कामयाब हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि सीएम फडणवीस ने पहले ही इस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी। हालांकि अब निलंबित पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की स्थिति और मजबूत होते दिखाई दे रही है। अंबरनाथ में अब बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है। कांग्रेस के निलंबित पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना स्थानीय स्तर पर गठबंधन और वोटिंग पैटर्न्स को पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब अंबरनाथ में कांग्रेस का प्रभाव नगण्य हो गया है और बीजेपी का राजनीतिक लाभ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में 7 जनवरी को फैज़े इलाही मस्जिद के पास एमसीडी ने अवैध ढांचों को हटाने के लिए कार्रवाई की, जिसके दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस अब सीसीटीवी, ड्रोन और सोशल मीडिया फुटेज से हिंसा फैलाने वाले लोगों की पहचान कर रही है। इलाके में धारा 144 लागू है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली की रात शांत थी। अचानक बुलडोजर की आवाजें गूंजी और कुछ ही समय में तुर्कमान गेट इलाके के पास हिंसा की चिंगारी फैल गई। क्या एक साधारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ऐसे तूल पकड़ सकती है कि पत्थरबाजी, पुलिस मुकाबला और व्यापक जांच की कहानी बन जाए? दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में फैज़े इलाही मस्जिद के पास 7 जनवरी 2026 1 बजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की एक कार्रवाई शुरू की। ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया गया था, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के पास मौजूद गैर कानूनी ढांचे हटाए जाएं। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में बुलडोजर, जेसीबी मशीनें और पुलिस एमसीडी कर्मचारी तैनात थे।
अचानक स्थानीय लोग जमा होने लगे और विरोध जताया, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस और अधिकारी टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को नियंत्रित किया गया। घटना में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस एफआईआर के तहत विस्तृत जांच कर रही है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी या स्वतः उभरी। पुलिस के अनुसार फैज़े इलाही मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और ये केवल अवैध ढांचों पर कार्रवाई थी। पुलिस और प्रशासन अब सीसीटीवी, ड्रोन और सोशल मीडिया फुटेज की मदद से उन लोगों की पहचान करने में जुटे हैं जो हिंसा फैलाने में शामिल थे और ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। सामाजिक और राजनीतिक वर्गों ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने कार्रवाई का समर्थन किया जबकि अन्य ने संवाद और पारदर्शिता की मांग की। अब ये मामला कानून व्यवस्था, संवेदनशीलता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की कठिन चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की जांच, न्यायालय की आगे की सुनवाई और स्थानीय समुदाय का रुख तय करेगा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में कैसे रोकी जाए और शहर में शांति व सद्भाव कैसे कायम रखा जाए। अब बुलेटिन की आखिरी खबर। भारत सरकार ने जनगणना 2027 का रोड मैप जारी कर दिया है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक पूरे देश में लागू होगा। ये 16वीं जनगणना डिजिटल तकनीकी से सबसे आधुनिक तरीके से की जाएगी, जिससे नीति निर्माण और विकास की दिशा तय होगी। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर घर तक पहुंचने वाली है, हर परिवार की पहचान बदलेगी और देश की आबादी की असली तस्वीर सामने लाएगी। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इसके लिए सरकार ने एक नया रोड मैप तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए औपचारिक रोड मैप जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इससे हर घर, उसके ढांचे, सुविधाओं और रहन सहन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये काम 30 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना होगा। इस बार सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन यानी नागरिकों को पहले से डिजिटल रूप में अपनी जानकारी खुद दर्ज करने का विकल्प भी रखा गया है, ताकि घर घर के दौरे से पहले डेटा तैयार रहे। ये पहला चरण होगा। उसके बाद जनसंख्या गणना यानी लोगों से जुड़ी विस्तृत जानकारी फरवरी-मार्च 2027 में जुटाई जाएगी। ये जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है और इसे डिजिटल तकनीकी के साथ सबसे आधुनिक तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिससे डेटा की सटीकता और गति दोनों बढ़ेगी। इस तरीके से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घरों और जनसंख्या की जानकारी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से संग्रहित की जाएगी, जो भविष्य की योजनाओं, नीतियों और विकास की दिशा तय करेगी। अब ये स्पष्ट है कि यह जनगणना केवल एक गिनती नहीं, बल्कि भारत की नई सामाजिक आर्थिक तस्वीर तैयार करने वाली प्रक्रिया है। आने वाले दिनों में हर एक घर, हर परिवार और हर व्यक्ति की जानकारी एक एक कर डिजिटल रूप में दर्ज होगी, जिससे न केवल सरकारी नीतियां सशक्त बनेंगी, बल्कि देश का भविष्य निर्धारक भी नई दिशा पाएगा। तो आज के बुलेटिन अपडेट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।